नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। पटना में कॉलेज की एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप का आरोप प्रियांशु सिंह नाम के लड़के पर लगा है। जानकारी के अनुसार प्रियांशु पीड़ित का दोस्त था। तबीयत खराब होने के बहाने उसने पीड़ित को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया और पानी में नशीली दवा मिलाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित झारखंड के गिरिडीह की रहने वाली है। पटना के पत्रकार नगर में एक हॉस्टल में रहकर ये छात्रा पढ़ाई कर रही थी। गंभीर हालत में फिलहाल कंकड़बाग के एक निजी अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पटना पुलिस की विशेष टीम आरोपी प्रियांशु की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक प्रियांशु पीड़ित को पहले भी मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। बताया गया कि उनके सहपाठी जो उनके दोस्त थे, उनसे पहले से इनकी दोस्ती थी, मोबाइल पर बातचीत होते रहती थी। उन्हीं के द्वारा इन्हें घर पर बुलाया गया था। उनके घर पर अक्सर जाया करती थी वो। और इसी क्रम में जो है दिसंबर 2024, 4 दिसंबर 2024 और मार्च 2024 इन 2 बार जो है पीड़िता के द्वारा जैसा बताया गया कि 2 बार इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था। और इसमें जो है एसएसपी सर के निर्देशन में हम लोग टीम बनाकर अभियुक्त के रूप में छापेमारी कर रहे हैं। पीड़िता झारखंड की रहने वाली है और वो यहाँ वर्तमान में पत्रकार नगर में हॉस्टल में रह रही थी। अभी वर्तमान में वो अपने घर पर है, झारखंड गई हुई है। आरोपी कौन है? आरोपी कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। और न्यूज 18 के सवाल इस वक्त, कब होगी आरोपी प्रियांशु की गिरफ्तारी? क्या राजधानी में भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? रेप के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? तो न्यूज 18 ये सवाल पूछता है। पटना में कॉलेज की छात्रा के साथ रेप की घटना के बाद अब ये सवाल उठने लाजमी है कि आखिर जो आरोपी प्रियांशु है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर अब तक क्यों है? राजधानी में ही अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो दूर दराज रहने वाली लड़कियों की सुरक्षा को लेकर चिंता का होना बहुत लाजमी है। रेप के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? तो पूरी खबर आपको बताते चले। नशीले पदार्थ को पानी में मिलाकर पिलाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें लड़की को घर पर बुलाया जाता है प्रियांशु की तरफ से अपनी तबीयत का बहाना बनाकर, और उसी बाबत इस छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। पटना के कंकड़बाग का रहने वाला है आरोपी प्रियांशु, जो इस वक्त जानकारी सामने आ रही है। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी लड़की के साथ की जा रही थी। 22 साल की ये पीड़ित, जिससे अब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जाती है। और इस वक्त पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो इस पूरी घटना के बाद एक बार फिर से सवाल ये कि क्या ऐसे में अभिभावकों को भी सजग होने की जरूरत है? बच्चों की काउंसलिंग की जरूरत है। बच्चों को इस बात को समझने की जरूरत है कि अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। सोशल मीडिया से हुई दोस्ती भी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है, और ऐसे में एहतियात और समझदारी दोनों बहुत जरूरी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, इस घटना के रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी घंटों बीत चुके हैं। प्रियांशु कोई पेशेवर अपराधी तो है नहीं, फिर पुलिस आखिर इसे अब तक पकड़ क्यों नहीं पाई? जाहिर सी बात है, पटना पुलिस ने शुरुआती दौर में इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि पटना पुलिस का दावा है कि एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई थी और रामलखन पथ कंकड़बाग का इलाका है जहां प्रियांशु का आवास बताया जा रहा है, वहां पर पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है। अब पुलिस अधिकारी इस बात की दलील दे रहे हैं कि भले ही वो एब्सकॉन्ड हो गया हो, लेकिन बाकी जो दूसरी कानूनी प्रक्रिया है उसको पटना पुलिस जो है वो अपनाएगी। उसके खिलाफ सर्च वारंट लेने के बाद कुर्की जब्ती तक की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर
फिलहाल वो फरार है और पुलिस अब उनके परिजनों पर को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है ताकि प्रियांशु के ऊपर दबाव बनाया जा सके और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके। विभा। संजय, एक और सवाल, पुलिस का बयान ये बताता है कि जो दुष्कर्म की घटना हुई है ये 2024 में हुई है, फिर क्या लड़की को सामने आकर रिपोर्ट कराने में इतना वक्त लग गया 2025 में, अब जाकर ये पूरे मामले को रिपोर्ट किया जा रहा है? देखिए, पटना पुलिस का जो आधिकारिक बयान है और जो एफआईआर लॉन्च करवाया गया है, न्यूज 18 के पास एफआईआर की कॉपी भी है, उसमें कहा गया है कि मार्च और दिसंबर, और सबसे बड़ी बात है कि लड़की ने यह कहा कि सारी तस्वीर बना ली गई थी, वीडियो बना लिया गया था और लगातार इसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। तो मेंटली और फिजिकली दोनों वो प्रेशर में थी, टॉर्चर हो रही थी और डर से उसने अपनी बात जो गार्जियन है उनसे शेयर नहीं की और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और आखिरकार जब उसकी स्थिति गंभीर हो गई, क्रिटिकल कंडीशन हो गया, तब उसे पटना के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तब जाकर परिजनों की पहल पर एफआईआर लॉन्च करवाया गया है और अब पुलिस प्रियांशु की खोजबीन में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और पटना से बड़ी खबर, जहां आयकर विभाग की छापेमारी इस वक्त देखने को मिल रही है। पटना के बड़े मिठाई दुकान में ये इस वक्त आयकर विभाग की टीम की तरफ से छापेमारी की जाती हुई, जिसमें एक बिल्डर के ठिकाने पर भी आईटी की रेड इस वक्त चल रही है। अंशुल होम्स के ठिकाने पर आईटी की टीम पहुंची है छापेमारी की कार्रवाई करने। टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, आईटी की टीम की तरफ से ये कार्रवाई किस वक्त शुरू हुई? देखिए, ये कार्रवाई जो है वो सुबह शुरू हुई है और पटना के जितने भी ब्रांच है हरिलाल मिष्ठान भंडार के, उनके सभी ठिकानों पर ये अलग अलग टीमें जो है वो दबिश डाली है। और इनके अलावा पटना के एक नामचीन बिल्डर भी हैं अंशुल होम्स, उनके भी विभिन्न ठिकानों पर ये छुपवारी की कार्रवाई चल रही है। और ये छुपवारी की कार्रवाई जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि कर चोरी से जुड़ा हुआ मामला है और उसी मामले में पुख्ता जो जानकारी है, जो एविडेंस मिले हैं आयकर विभाग को, उसी के आधार पर किया जा रहा है। फिलहाल ये छुपवारी कितने देर तक चलेगी ये कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि हमने अपने जो आधिकारिक सोर्स है उनसे जब ये बात पूछा कि छुपवारी कितने देर तक चलेगी, छुपवारी का टेन्योर क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि काफी बड़ा मामला है, कर चोरी से जुड़ा हुआ है और इसमें वक्त लग सकता है। तो ये वक्त कब तक होगा ये कहना फिलहाल जल्दीबाजी होगी। लेकिन ये एक्शन जो है वो आईटी की टीम ने, अलग अलग जो टीमें हैं वो पटना के विभिन्न जो ब्रांच है हरिलाल के और जो अंशुल होम्स के, उनके ठिकानों पर ये छुपवारी कर रही है। और छुपवारी के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने के कर चोरी का मामला है और क्या कुछ गड़बड़ी है दोनों संस्थान जो है वो कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। आयकर विभाग की छुपवारी जो है वो आज पटना में चल रही है। पटना के जो नामचीन मिष्ठान भंडार है हरिलाल, वहाँ पे ये छुपवारी चल रही है और देख सकते हैं कि ये एसकेपुरी का ये ब्रांच है हरिलाल का, जहाँ पे आयकर के अधिकारी पहुँचे हैं और सीआईएसएफ के जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें सुरक्षा में तैनात किया गया है। आम ग्राहकों के लिए आज ये प्रतिष्ठान जो है वो बंद रखा गया है। लेकिन अगर बात हम करें तो पटना के जितने भी ब्रांच है हरिलाल के, सभी जगहों पे आयकर की टीम जो है, अलग अलग टीमें जो है वो छुपवारी करने पहुंची है। और बताते चले कि इसके अलावा अंशुल होम्स एक बिल्डर हैं, उनके यहाँ भी जो है ये छुपवारी की कार्रवाई चल रही है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आय चोरी का मामला है, कर चोरी का मामला है और इसी को लेकर ये छुपवारी की कार्रवाई जो है वो की गई है। और पूरी जो कह सकते हैं कि जांच की गई, पहले आयकर अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी मिली थी उसके बाद यहाँ पे आयकर के अधिकारी पहुँचे हैं और पहुँच करके ये छुपवारी की कार्रवाई जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। फिलहाल ये छुपवारी की कार्रवाई जो है वो कब तक चलेगी ये कहना जो है अभी मुमकिन नहीं है। जो आयकर के अधिकारी हैं, जो हमारे जो सोर्स हैं, वो बता रहे हैं कि छुपवारी की कार्रवाई जो है वो लंबी हो सकती है और इसी को देखते हुए यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। अर्धसैनिक जो बल हैं सीआईएसएफ उनको तैनात किया गया है और यहाँ पे आयकर के जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं और तमाम जो डिटेल्स हैं उसे खंगाल रहे हैं। सीए को भी बुलाया गया है और अब छुपवारी की कार्रवाई जो है जब पूरी होगी तभी ये पता चल पाएगा कि कितने का कर चोरी का मामला है और आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई जो है वो इस प्रतिष्ठान के खिलाफ जो है वो होगा। अमित मार्क, न्यूज 18 पटना। और गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां पर भीषण जाम में मंत्री दिलीप जायसवाल फंस गए। शहर में जाम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो है वो फंसे हुए हैं। सम्मेलन स्थल तक पैदल अब हालांकि दिलीप जायसवाल निकले हैं, क्योंकि इतनी जाम की स्थिति, किसी जाम में मंत्री दिलीप जायसवाल फंस जाते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी और फिलहाल यहां से पैदल निकले हैं मंत्री दिलीप जायसवाल
और इस वक्त ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि शहर में जाम की वजह से मंत्री को गाड़ी को छोड़ना पड़ा और पैदल ही यहां से वो पहुंचे कार्यक्रम स्थल तक। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति है। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, इस पर भी कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी और नाखुशी जो है साफ तौर पर नजर आई। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हालात बन गए कि जैसे ही मंत्री की गाड़ी पहुंचती है उसके बाद जाम लगा हुआ था और इसी जाम में खुद मंत्री की गाड़ी भी फंस गई। पहले तो इस जाम को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस कदर यहाँ पर जाम लगी हुई थी कि कार्यक्रम में पहुंचने में विलंब होता और इस वजह से मंत्री खुद गाड़ी से बाहर निकलते हैं और पैदल ही यहाँ से वो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगे बढ़ गए। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने गोपालगंज के सम्मेलन स्थल तक पैदल ही जाना पड़ा मंत्री दिलीप जायसवाल को, क्योंकि लोग जो हैं आपको हर तरफ देखिए नजर आ रहे होंगे। जगह सकरी और कार्यक्रम स्थल जहां पर बनाया गया वहां पर जाने के लिए इस जगह से होकर जाना जरूरी था। मंत्री की गाड़ी इसी जाम में फंसती है और उसके बाद मंत्री जी खुद पैदल ही यहां से कार्यक्रम स्थल तक गए। अगली खबर पूर्णिया से, जहां से शिक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक 10वीं के छात्र से प्रैक्टिकल परीक्षा में पासिंग नंबर देने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। वायरल वीडियो में शिक्षक 100 रुपए प्रति कॉपी की अवैध वसूली कर रहे हैं। मामला धमदाहा प्रखंड क्षेत्र का है और छात्रों के मुताबिक प्रैक्टिकल की तो विषयों की कॉपी के बदले 200 रुपए लिए गए, जबकि प्रभारी प्रधानाध्यापक ने इस बात से ही इनकार किया और छात्रों के खुद रुपए देने की बात कही। वीडियो ने अब इस पूरे मामले में जो इस वक्त वीडियो वायरल हो रहा है उसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। खबर बेतिया से, जहां पुलिस ने दियारा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप को जब्त कर लिया। साथ ही 2 तस्करों को भी यहां से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कुल 411 लीटर विदेशी शराब की जब्ती की। जानकारी के मुताबिक यूपी से शराब की ये खेप लाई जा रही थी। केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने के बयान पर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं है। जब तक हूं तब तक एनडीए और पीएम मोदी के साथ ही रहेंगे। तो हम गरीब हो सकते हैं, बेईमान नहीं। जीतन राम मांझी की तरफ से सबसे पहले तो इस पूरे मसले पर एक पोस्ट किया जाता है और पोस्ट करने के बाद उनका बयान सामने आ जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक हैं तब तक पीएम मोदी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। गरीब जरूर हैं लेकिन गरीब होने का मतलब बेईमान होना नहीं है। वो भी कह करके मांझी जी मैं अपने विजन का विभाग दे रहा हूँ, तो इतना बड़ा विश्वास जो हम पर उन्होंने जताया है ये कोई मामूली बात नहीं है। हम गरीब हो सकते हैं, हम लोग बेईमान नहीं होते हैं। हमारी जाति का संस्कार है। जब तक हम हैं तब तक रहेंगे, एनडीए में हैं रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं रहेंगे। रही बात कुछ बातें इधर उधर की जो हो जाती है वो अपना मन बहलाव के लिए, अपना टीआर बनाने के लिए, या ये कहिए कि जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनके प्रति उंगली उठाना बहुत आसान हो जाता है लोगों को। अगर यही कोई दबंग आदमी रहता तो उनको करारा जवाब दे देता, लेकिन मैं तो ऐसा कर नहीं सकता हूँ, इसलिए वैसा लोग करते हैं। झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सीट मिलने को लेकर जीतन राम मांझी का दर्द कहीं ना कहीं छलका। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर झारखंड में हम साथ होते तो एनडीए को ज्यादा सीटें मिलती, दिल्ली में भी सीट मिलती तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता। को झारखंड में उपयोग नहीं किया गया,
अगर हमारी ताकत को झारखंड में उपयोग किया जाता तो वहाँ ज़्यादा सीट मिलती एनडीए को, इससे एनडीए को घाटा हुआ। उसी प्रकार से दिल्ली में हमने नड्डा साहब से भी कहा था इस बात को कि जिस प्रकार से झारखंड में आप हमारी सेवा नहीं लिया, अगर दिल्ली में भी सेवा नहीं लीजिएगा, सेवा लेने का मतलब है कि एक वो सीट दे दीजिएगा तो हम सरकार बना लेंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा, वो लग करके एनडीए के लिए काम करेगा, ऐसे भी काम करेगा। लेकिन अगर एक सीट मिलता, 2 सीट मिलता तो ज़्यादा उत्साह के साथ काम करता। इसलिए यहाँ पर विचार कीजिएगा, लेकिन हुआ विचार नहीं, इसी बात को कह रहे थे। तो जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव पर भी ये साफ कर दिया कि सीएम नीतीश के नाम पर कहीं कोई संदेह नहीं है। एनडीए एकजुट है और एकजुटता से बिहार का विधानसभा चुनाव जीतेगा। चुनाव नीतीश की अगुवाई में होगा या फिर नेतृत्व में विकल्प और भी ढूंढे जाएंगे? कोई विकल्प नहीं है। वहाँ हम लोग सब तय कर लिया है कि भारत का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी के द्वारा ही होगा, क्योंकि उनसे बढ़कर के कोई काम करने वाला आज तक नहीं हुआ है। हम भी 44 साल से वहाँ पर हैं। और चलिए अब हम आपको 2 बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से जीतन राम मांझी पिछले 4 से 5 दिनों में चर्चाओं में बने हुए हैं। वोटर लोग हमको देने को तैयार हैं, तो फिर सीट हमको क्यों नहीं मिले? हमको ये करना है, एक प्रश्न करना है लोगों से। तो हम नहीं मांगेंगे, हम करना चाहते हैं, हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले तो अच्छा है, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहां पर 2 लाख 2.5 लाख आदमी को जुटाने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहां पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया, उसके लिए लड़ाई करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि जीतन राम मांझी ने एनडीए में संशय उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। एनडीए एक है और एक रहकर चुनाव जीतेंगे। एनडीए पर सवाल उठाने वालों पर जीतन राम मांझी के इस बयान को हमले के तौर पर देखा जाना चाहिए। एनडीए पर सवाल उठाने वालों को जवाब के तौर पर जीतन राम मांझी का ये बयान देखा जाना चाहिए। एनडीए एकजुट है और एकजुट रहेगा। तो मांझी जी ने खुद सफाई दे दी। अब मुझे लगता है उनका बयान कई ऐसे संशय जो उठाने की कोशिशें हो रही थी, उसका करारा जवाब है। देखिए, एनडीए में ना सब कुछ केवल ठीक है, हम गठबंधन के एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल के तौर पर उभर करके आए हैं। मांझी जी ने भी कहा है कि बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने काफी अच्छा काम किया है और उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनसे अच्छा किसी ने आज तक काम किया ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो बातें कही गई हैं, उनका पटाक्षेप मांझी जी ने स्वयं कर दिया है। बिहार के पुल पुलिया पर सवाल उठाने के बाद एनडीए नेताओं ने एक सुर में तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया है। एनडीए नेताओं ने भ्रष्टाचार के मामले पर तेजस्वी यादव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कहावत है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत मिले तीन तैसी। जब मन ही गंदा होता है, किसी के खिलाफ दिमाग बना लेता है आदमी, तो ढूंढते रहता है कि हमको क्या बोलना इनके खिलाफ। उनके तो कोई आदमी थे नहीं, ना वो खुद थे। वो इतना इम्पोर्टेंट सड़क है, जो मुख्य सड़क है यहाँ किशनगंज से ठाकुरगंज जाने वाली, वो सड़क स्टेट हाईवे में जा रही है। तो ये डाइवर्ट हो रहा है, जो कच्ची आप देख रहे हैं यहाँ से डाइवर्ट होगा, और ये कच्ची सड़क को लिया जा रहा है कि पक्की स्टेट हाईवे में, ताकि वो सीधा किया जाएगा।
तो ये प्योर कच्ची सड़क है, जो गांव की सड़क है, इसको हम लोग स्टेट हाईवे बनवा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इधर से स्टेट हाईवे निकाल रहे हैं, तो इतना बड़ा जहां काम हो रहा है उसमें वो कमियां ढूंढ रहे हैं। तो इससे निगेटिव माइंड इसी को कहते हैं कि भाई जाकी रही भावना जैसी, वो मन अगर खराब हो जाए, विरोध हो जाए, तो सब चीज विरोध में दिखता है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी दिमागी दुर्दशा देखी न जाई। दृष्टि दोष के तो आप शिकार हैं। आपको पुल और पहुंच पथ में तो अंतर पता चलता नहीं है। आप तो गोपालगंज के मामले में रेड हैंड पकड़े भी गए थे, लेकिन चूंकि आप दृष्टि दोष वाले हैं तो स्वाभाविक है। अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सरजमी पर जाकर के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र, जो बाढ़ से प्रभावित होता है उसकी क्या क्षति होती है, और जमीनी स्तर पर उसको देखना। अगर आपको यह भेज दिया जाए कि मड़ुआ का पेड़ है, तब मड़ुआ का पेड़ पहचान पाइएगा। तेजस्वी यादव, अगर कलेजा में दम है, हिम्मत है, तो 5000 पुल पुलिया की सूची जारी करो, सूची जारी करिए। और नाम लेने में डर लगता है। सजा याफ्ता का बेटा है ना, सीबीआई ईडी के आरोपी हैं। नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगा देगा भ्रष्टाचार का। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।